हेलो एवरीवन। सीजीएल 2025 टीयर 1 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 सितंबर 2025 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वे आर नॉट फाउंड ऑन मौर्यन स्टोन पिलर्स। निम्नलिखित में कौन सा पशु मौर्य स्तंभ पर नहीं पाया गया था। ऑप्शन है लायन यानी सिंह, बुल्स, एलिफेंट या गरुड़। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। मौर्य स्तंभ जो थे, मौर्य स्तंभ, उस पर अशोक स्तंभ तो पता ही है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो जो कि मौर्यन पिलर से ही लिया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के पशु पाए गए हैं। पहला है सिंह, दूसरा है बैल एंड थर्ड है हाथी, जिसे शांति, शक्ति और धर्म चक्र के प्रतीक के रूप में माना गया है। धर्म चक्र के प्रतीक के रूप में गरुड़ की आकृति नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स। लद्दाखी न्यू ईयर लोसार इज वेलकम विथ सिंबॉलिक डाउ मॉडल्स ऑफ डैश सन एंड मून प्लेस इन हाउस होल्ड। रिक्त स्थान को भरना है। लद्दाखी नववर्ष लोसार का स्वागत घरों में रखे डैश सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकात्मक आटे के मॉडल से किया जाता है। ऑप्शन है आइबेक्स, याक, हिम तेंदुआ या बुद्ध। तो लोसार उत्सव जो है, लोसार वह लद्दाख में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि प्रश्न में ही लिखा है। तो घरों में आटे से आइबेक्स बनाया जाता है। आइबेक्स से सूर्य और चंद्रमा की आकृति बनाई जाती है। सूर्य और चंद्रमा की आकृति बनाई जाती है। यह लद्दाखी परंपरा में, लद्दाख के परंपरा में इसे शुभ माना जाता है। शुभ और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आइबेक्स इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिंबिसार मैरिज टू बी कोसल प्रिंसेस। बिंबिसार का कोसल की राजकुमारी से विवाह करने का राजनीतिक महत्व क्या था। तो कोसल के साथ बिंबिसार ने कोसल की राजकुमारी से विवाह किया था, जो कि कोसल के साथ पीस विथ कोसल, कोसल के साथ शांति का प्रतीक है। यह कूटनीति के साथ साथ राजनीतिक विस्तार का भी प्रतीक है। राजनीतिक विस्तार का इसका महत्व है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द म्यूजिकल फॉर्म स्वरजती। निम्नलिखित में कौन स्वरजती नामक संगीत रूप का सही वर्णन करता है। स्वराजती इसे बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन है केवल मंदिर में प्रयुक्त भजन रूप, बिना निश्चित संरचना वाला नृत्य रूप, एक गायन रूप जिसे बाद में नृत्य के रूप में अपनाया गया, या तीव्र लय वाला फिल्मी रूप। तो स्वरजती जो है वह शास्त्रीय संगीत रचना, शास्त्रीय संगीत आधारित गायन है, आधारित गायन शैली है। इसे भारतनाट्यम में नृत्य के साथ गाया जाता था। एक गायन रूप जिसे बाद में नृत्य में अपनाया गया। कौन से नृत्य में? तो यह भारतनाट्यम में अपनाया गया स्वरजती का प्रयोग किया गया है, जिसमें लय भाव और रचनात्मकता, जो इसकी रचनात्मकता है, वह तीनों इसमें समान रूप से महत्वपूर्ण है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द द्रोणाचार्य अवार्ड इज आर करेक्ट। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, इट कैरी ए कैश प्राइज ऑफ 10 lakhs।
एंड फीचर ऑफ ए गोल्ड स्टैचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। इसमें 10 लाख की नकद राशि और गुरु द्रोणाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। सेकंड है 1985 में उत्कृष्ट कोचिंग के लिए OM नाम्बियार को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। सही है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल में कोच को दिया जाता है, कोच को जो स्पोर्ट्स है उसमें दिया जाता है। हालांकि कई जगह मैंने देखा है कि इसमें प्रतिमा नहीं दी जाती है, लेकिन अभी हाल के अवार्ड में देखेंगे आप कि इसमें प्रतिमा भी है, प्रमाण पत्र भी और समान राशि भी दी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग इसका 1 और 2 दोनों सही है। आप एक बार जरूर देखिएगा, कई जगह कहा गया है कि इसमें प्रतिमा नहीं दी जाती है, लेकिन जितने भी आप समारोह देखेंगे उनमें प्रतिमा दी जाती है। व्हाट पोजीशन डिड हिंदू बेग होल्ड ड्यूरिंग हुमायूं रेन? हुमायूं के शासनकाल में हिंदू बेग का पद क्या था? हिंदू बेग किस पद पर थे? तो यह हुमायूं के प्रशासन में उच्च अधिकारी के पद पर थे। इन्हें प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो कि मुगल प्रशासन के क्षेत्रीय सत्ता को सुदृढ़ करता था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोविंशियल गवर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके संवैधानिक प्रभाव के साथ जोड़ा गया है? Which of the following statements regarding the Government of India Act 1919 is correctly matched with its constitutional implication? पहला ऑप्शन है हस्तांतरित और आरक्षित विषय केंद्र और प्रांतीय शक्तियों के बीच कार्यात्मक ओवरलैप बनाया गया। 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट क्रिएटेड फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल पावर। सेकंड है creation of bicameralism introduced to house at the central level for the first time। द्विसदनीय की स्थापना की गई, पहली बार केंद्र स्तर पर 2 सदन बनाए गए। बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर होगा। 1919 के अधिनियम के आधार पर ही पहली बार केंद्र में 2 स्तर के सदन बनाए गए, जिसे प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। भारत की सीमित प्रशासनिक भागीदारी मिली 1919 के अधिनियम में। तो बी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो कंपटीशन एरिया एंड कंटेस्टेंट्स। द कंपटीशन एरिया इज डिवाइडेड इनटू एन इनर कॉन्टेस्ट एरिया मिनिमम 8 मीटर गुना 8 मीटर एंड ऑन आउटर सेफ्टी एरिया मिनिमम 3 मीटर वाइड। प्रतियोगिता क्षेत्र जो है उसका आंतरिक मुकाबला लगभग 8 गुना 8 मीटर और बाहरी सुरक्षा क्षेत्र होता है 3 मीटर चौड़ा। तो इसमें विभाजित किया जाता है। ठीक है। सेकंड है नीले वस्त्र वाला प्रतिभागी पहले बुलाया जाता है, फिर सफेद वस्त्र वाला। तो इसका राइट आंसर होगा जो जूडो का मैट होता है, जूडो के मैट होते हैं वह 8 मीटर गुना 8 मीटर का होता है। ठीक है। इसमें जो सबसे पहले है वह सफ़ेद वस्त्र वाले को बुलाए जाते हैं, पहले सफ़ेद उसके बाद नीले वस्त्र वाले को। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि पहले नीले को बुलाया जाता है उसके बाद सफ़ेद वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री पार्टनर्स विथ इंडिया इन द मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज एम्ड एट डिफेंस कोऑपरेशन। मैत्री सैन्य अभ्यास में भारत का रक्षा साझेदार देश कौन सा है? तो मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच, इंडिया और थाईलैंड के बीच मैत्री एक्सरसाइज होता है।
जो कि आतंकरोधी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, द्विपक्षीय सैन्य मित्रता का, द्विपक्षीय सैन्य मित्रता को यह मजबूत करता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है मैत्री एक्सरसाइज के बारे में, मैत्री सैन्य अभ्यास। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा और अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आर्गुमेंटेटिव इंडियन, जो कि आप फिगर में भी दे सकते हैं, अमर्त्य सेन इसके लेखक हैं, जिस पुस्तक में इन्होंने वाद विवाद और तर्क परंपरा का विश्लेषण किया है। वाद विवाद और तर्क परंपरा का विश्लेषण किया है अमर्त्य सेन, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्हें 1999 में 1999 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विथ रेफरेंस टू लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन? जो लाइमस्टोन का केव फॉर्मेशन होता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चूना पत्थर की गुफा संरचना के संदर्भ में सही मेल खाता है? पहला ऑप्शन है स्टेलेक्टाइट राइजेस फ्रॉम केव फ्लोर, गुफा के फर्श से उठता है। कौन सा? स्टेलेक्टाइट। सेकंड है स्टेलेग्माइट, गुफा की छत से लटकता है। ठीक है, एंड थर्ड है पिलर, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट, स्तंभ स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के मिलन से बनता है। एंड फोर्थ है स्टेलगमाइट, फॉर्म्ड बाय वाटर फेलिंग फ्रॉम फ्लोर, गुफा की फर्श से पानी गिरने से बनता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेलेक्टाइट दो हैं, एक है स्टेलेक्टाइट और एक है स्टेलेग्माइट। लेक्टाइट स्टेलेक्टाइट जो है, लेक्टाइट वह ऊपर से नीचे की ओर लटकता है, और स्टेलेग्माइट यह नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं। तो यह दोनों जब मिल जाते हैं तो ये पिलर का निर्माण होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। विच इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन ऑन एक्सपोसैट इज करेक्ट? एक्सपोसैट के बारे में बताना है, कौन सा यंत्र सही वर्णन करता है? पहला है एक्सेस पैक्ट एक्सटेंड पॉलिक्स पोलियोमेट्री रेंज टू 0.5 टू 20 keV। एक्सपोसेट पॉलिश की ध्रुवण सीमा को 0.5 से 20 EV तक बढ़ाता है। ठीक है। सेकंड है पॉलिश एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग करता है। एक्सपेक्ट एक्सरे ध्रुवण को मापता है। एंड डी है पॉलिश ब्लैक होल के अध्ययन हेतु एक्सरे ध्रुवण 8 से 30 keV को मापता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है डी। एक्सपोसैट जो है, याद रखिएगा, एक्सपोसैट भारत का पहला एक्सरे पॉलीमेट्री उपग्रह है। एक्सरे पॉलीमेट्री उपग्रह है। इसका जो प्रमुख यंत्र है वह है पॉलिक्स। पॉलिक्स जो है इसका प्रमुख यंत्र है, जो कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जैसे तारे के अध्ययन में काम आता है। इसका जो
ध्रुवन है 8 से 30 केईवी के बीच होता है, जो कि इसके ध्रुवन को मापने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एज स्पेसिफिक रेट्स आर यूज्ड इन डेमोग्राफी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ रूप से बताता है कि जनसांख्यिकीय में आयु विशिष्ट दरों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, वे क्षेत्रीय स्थिरता को पहचानते हैं, ठीक है, वे क्षेत्रीय स्थिरता की पहचान में मदद करते हैं, सेकंड है, वे प्रजनन या मृत्यु दर में आयुवार भिन्न को दर्शाता है, वे वृद्ध लोगों की आर्थिक स्थिति दिखाती है, वे आवश्यक सूचकों की कुल संख्या को कम करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी, वे प्रजनन या मृत्यु दर में आयुवार भिन्नता को दर्शाती है। जनसंख्या में जन्म और मृत्यु सभी उम्र में समान नहीं होती है, इसलिए उम्र के आधार पर एज स्पेसिफिक रेट बनाई जाती है। एज स्पेसिफिक रेट बनाई जाती है, किस उम्र में मृत्यु और जन्म अधिक या कम हो या स्पष्ट समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। Amit Shah already has the key portfolio of Union Home Minister and Minister of Cooperation in 2025. Think of these statements. 2025 में अमित शाह के पास पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री, कोऑपरेशन सहयोग मंत्री के प्रमुख पद हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2024 चुनाव के बाद भी वे गृह मंत्री और सहयोग मंत्री बने रहे। ठीक है, सेकंड है, गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं और आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। द होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। थर्ड है, गृह मंत्री का 6 वर्ष का संवैधानिक रूप से निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। चूंकि 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता है गृह मंत्री का, या इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, मंत्रालय तो कभी भी बदले जा सकते हैं। ऐसे एक सांसद का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, एक लोकसभा का, वह कार्यकाल रहता है। गृह मंत्री पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। Which event were initially announced as demonstration sports but later become full-fledged medal events in the 38th National Games held at उत्तराखंड। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा खेल प्रारंभ में प्रदर्शन खेल घोषित किए गए थे, लेकिन बाद में पूर्ण खेल पदक बन गए, पूर्ण पदक खेल बन गया। तो यह किसके लिए है? तो यह योगासन और मल्लखंभ के लिए है, जो कि शुरुआत में डिमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया था, बाद में इन्हें पदक खेल के रूप में मान्यता दी गई। आप उत्तराखंड में जाके देखिएगा तो वहाँ योगासन और मल्लखंभ जो है इसका काफ़ी महत्व है। तो बी इसका राइट आंसर है। द कुद्रेमुख माइंस इन कर्नाटका आर प्राइमरली नोन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व। कुद्रेमुख के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजल 2025 में। कर्नाटक की कुद्रेमुख खदानें जो है मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के निष्कर्षण के लिए जानी जाती है? तो भारत के प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र में से कुद्रेमुख की खदानें अपने आयरन ओर के लिए जानी जाती है। आयरन ओर का निष्कर्षण यहाँ किया जाता है, जो कि निर्यात के प्रमुख स्रोतों में से एक है। तो सी इसका राइट आंसर है। यहाँ मुख्य रूप से हेमेटाइट का यहाँ से निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज द वेटेज वोटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 279A9।
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 279A(9) के तहत भारत मतदान तंत्र का सही अनुप्रयोग कौन सा है? पहला है कि केंद्र के पास जीएसटी परिषद में 75% मतदान शक्ति होती है। सेकंड है कि जीएसटी परिषद का निर्णय केवल केंद्र और एक राज्य के समर्थन से पारित किया जा सकता है। थर्ड है द स्टेट कलेक्टिवली हैव ट्वाइस द वोटिंग वेटेज ऑफ द सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल। राज्यों के पास सामूहिक रूप से केंद्र से दुगना मतदान भार होता है। तो जीएसटी परिषद में जो जीएसटी काउंसिल है उसमें केंद्र का जो भार है वह 1/3 है। ठीक है, वहीं सभी राज्य का जो कुल भार है वह 2/3 है। तो राज्यों के पास केंद्र से दुगना, इससे दुगना भार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। आदर्श गैस के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक आदर्श गैस का जो अणु है, आदर्श गैस का बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आदर्श गैस होता है उसके अणुओं का आयतन नगण्य होता है, 0 होता है। ठीक है, इनके बीच आकर्षण और विकर्षण बल नहीं होते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड है आकर्षण और विकर्षण बल नहीं होते हैं, विकर्षण बल नहीं होता है। यह दो प्रमुख गुण हैं गैसों के। जो अणुओं के बीच जो टक्कर होती है वह पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। अणुओं के बीच टक्कर वह पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। आदर्श गैस के अणुओं के बीच मौजूद आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कथन 2 गलत है क्योंकि इनके बीच आकर्षण और विकर्षण बल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। ये गलत है, 1 और 3 बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS विच कोर्ट में ग्रांट डिफॉल्ट वेल आफ्टर टाइम लिमिट लैप्सेस। मैंने इसके बारे में कई बार, ये वाला सवाल कई बार आ चुका है सीजीएल 2025 में, तो जरूर याद रखिएगा। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि 2023 में आया है। ठीक है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट बेल्ट के बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया है कि किस किस आधार पर किस किस अपराध के लिए कितने दिन के बाद डिफ़ॉल्ट बेल दिया जाता है। तो यदि समय सीमा में चार्जशीट दाखिल ना हो तो आरोपी जो है वह डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी होता है और यह जमानत जो होती है वह मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, यह एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, Which of the following scheme or initiative is conceptually different from the others in terms of its sectoral focus? निम्नलिखित में से कौन सी योजना या पहल अपने क्षेत्रीय फोकस के दृष्टिकोण से अन्य से भिन्न है? पहला है NSWS। ठीक है, सेकंड है लीड्स, थर्ड है गति शक्ति एंड फोर्थ है PMFBY। तो NSWS, लीड्स और गति शक्ति, यह तीनों जो है वह लॉजिस्टिक और ट्रेड से जुड़ी हुई है। ठीक है, लॉजिस्टिक और ट्रेड से जुड़ी योजनाएं हैं।
जो PMFBY है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो कि किसानों के फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए यह जो इसका सेक्टोरल फोकस है वह एग्रीकल्चर है, तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह अन्य तीन से भिन्न है। अगला सवाल है, घूमरबाज लिस्टेड एमंग टॉप लोकल डांसेस ग्लोबली इन। घूमर को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थानीय नृत्यों में शामिल किया गया, सूचीबद्ध किया गया। तो आपने देखा होगा घूमर जो कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, इसे पारंपरिक लोक नृत्य कहा जाता है, पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसे महिलाएं परफॉर्म करती है। 2013 में इसे वैश्विक स्तर पर स्थानीय नृत्यों में सूचीबद्ध किया गया था। कई जगह 2018 दिया जाता है, तो 2018 में इसे वैश्विक सूची में शीर्ष पारंपरिक नृत्य में सम्मानित किया गया, लेकिन इसका राइट आंसर 2013 ही होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, व्हाट इज ए मेजर कंसर्न विथ EU गोल्डन पासपोर्ट एंड वीजा स्कीम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार यूरोपीय संघ की गोल्डन पासपोर्ट और वीजा योजना के साथ मुख्य चिंता क्या है। EU गोल्डन वीजा कंसर्न, इसके लिए जो यूरोपीय देश है पैसे के बदले नागरिकता या निवास देते हैं, इसे गोल्डन वीजा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, वे भ्रष्ट लोगों को नागरिकता और निवास प्रणाली को व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति की जो भ्रष्ट व्यक्ति है वह पैसे देकर गोल्डन वीजा प्राप्त कर लेगा और यूरोपीय देश का नागरिक बन जाएगा, तो इससे भ्रष्ट व्यक्ति और अपराधी नागरिकता प्रणाली का दुरुपयोग कर सकते हैं, जो कि सुरक्षा और नैतिक प्रशासन के लिए भी खतरा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यूरोपीय संघ की गोल्डन पासपोर्ट और वीजा योजना का यही चिंता जो है वह प्रदर्शित किया है। विच इंडियन सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इन द कैटेगरी ऑफ सिटी विथ ए पॉपुलेशन ओवर 10 lakhs। कौन सा भारतीय शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष पर रहा। तो आसान सा सवाल है, इंदौर जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर है और यह लगातार कई वर्षों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर है। आदित्य L1 इज प्लेस्ड इन ए हालो ऑर्बिट अराउंड विच टाइप ऑफ ग्रेविटेशनली बैलेंस पॉइंट इन स्पेस। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में किस प्रकार के गुरुत्वीय संतुलन बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आदित्य को L1 ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जो कि सूर्य का अध्ययन, L1 को लैग्रेंजियन जिसे L1 बिंदु कहा गया है, L1 बिंदु कहा गया है, जो कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है आदित्य L1। तो L1 लैग्रेंजियन बिंदु से चारों ओर हेलो कक्ष में इसे स्थापित किया गया है, जो कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वीय संतुलन को स्थिर अवलोकन का सुरक्षा देता है। यानी लैग्रेंजियन बिंदु से सूर्य और पृथ्वी का स्थिर अवलोकन की सुविधा देता है। तो याद रखिए बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी अनुशंसाएं देती है। आर्टिकल 246A अलाउ स्टेट टू लेजिस्लेटिव ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनुच्छेद 246 से राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। तो पहला है
कि जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी अनुशंसाएं देती है। तो यह बाध्यकारी नहीं होती है, यह एक सुझाव होता है जो कि हो सकता है कि वह रिजेक्ट भी हो जाए। तो पहला तो गलत है। सेकंड है, अनुच्छेद 246 से अपने राज्य के अंदर व्यापार के कानून बनाने का अधिकार देता है। तो सेकंड राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट। तो ये था 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।